हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं वेक्टर एडिशन की और दो मेथड्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड से कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन हमने तब यह भी बताया था कि भाई एवरी टाइम ग्राफिकल मेथड सही नहीं रहेगी। हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए कि जो फॉर्मूला में अगर हम सीधी वैल्यू प्लेस कर दे तो हमें डायरेक्टली वेक्टर एडिशन का आंसर मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पे और दो मेथड यहां पे स्टडी करनी है, दैट इज द पैरेललोग्राम मेथड एंड ट्रायंगल मेथड। ठीक है, तो हर एक मेथड को ध्यान से समझते जाएंगे, देखते जाएंगे और कैसे हम एडिशन निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगेगा ताकि हमें बार बार वो स्केल वगैरह लेके हमें वेक्टर को ड्रॉ ना करना पड़े और सीधा जो भी उसका मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली किसी फॉर्मूला में प्लेस करके हम इसका सीधा आंसर निकाल सके। ठीक है, इसीलिए हमें यहां पे पैरेललोग्राम मेथड एंड ट्रायंगल मेथड को स्टडी करना होता है। अभी बच्चों यहां पे होता क्या है, चाहे आप पैरेललोग्राम मेथड ले लो या फिर चाहे आप ट्रायंगुलर मेथड ले लो, मेथड दोनों सेम आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला प्रोवाइड करेगी, दोनों चीजें सेम प्रोवाइड करेगी। आप चाहे पैरेललोग्राम मेथड से जाओ या फिर ट्रायंगल मेथड से जाओ, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला बनेगा ना वो सेम ही आएगा दोनों केस में। ठीक है, दोनों केस में रिजल्टेंट वेक्टर जो भी निकलेगा, एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर जो भी निकलेगा वो दोनों केस में सेम ही आएगा। यस और नो? तो आपको सिर्फ यहां पे फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट। दैट डजंट मैटर कि आप उसको पैरेललोग्राम मेथड बोल दो या फिर ट्रायंगुलर मेथड बोल दो, वो जरूरी नहीं है कि आप वो मेंशन करो। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई दो वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चाहे वो आप उसको पैरेललोग्राम मेथड से बोलो, क्योंकि वहां पे एवरी टाइम आपको उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं पैरेललोग्राम मेथड। अब ये पैरेललोग्राम मेथड बोलती क्या है, ध्यान से सुनो। हमने यहां पे सेंटेंस में आपको कुछ समझाया है, ध्यान से देखना ये मेथड क्या बोलती है, मतलब कि कैसे दो वेक्टर का हम यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर या फिर एडिशन वेक्टर वाला एडिशन का आंसर हम निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड इन ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए parallelogram drawn from a point, then the resultant is completely represented in magnitude and direction by the diagonal of that parallelogram drawn from that point। क्या कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा? अच्छा, समझाते हैं। भाई करना क्या है, जिस दो वेक्टर का आपको एडिशन परफॉर्म करना है ना, ये लॉ जो भी है, ये पैरेललोग्राम मेथड बोलो या फिर उसका लॉ बोलो, जो भी है वो आपको ये समझाता है, ये कहना चाहता है कि भाई जिस दो वेक्टर का आप एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं ना, पहले तो आप उसको क्या करो, वो दोनों वेक्टर को ना आप वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, अब जैसे ही आप इस दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम मेथड पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से शो करते हो, तो उसका जो डायगोनल बनेगा ना, जो बीच में से वही पॉइंट से निकलेगा, वो डायगोनल जो बनेगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। जो डायगोनल बनेगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलो तो समझते हैं, यहां पे ड्रॉ वगैरह करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि कैसे ये मेथड काम करते हैं और ये क्या बोलना चाहती है। तो भैया पहले तो ये दो वेक्टर है मेरे पास, ग्रीन कलर वाला वेक्टर ए है, ब्लू कलर वाला वेक्टर बी है। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, मैं ग्राफिकल मेथड नहीं यूज करना चाहता हूं, मैं यहां पे इसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये दोनों वेक्टर को किसी एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से बता दो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे ए वेक्टर को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, चलिए तो इसको ए वेक्टर को कॉपी कर लेते हैं। सो इट इज कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बहुत ही बढ़िया, इसको उठा लिए। मान लो कि ये हो गई नीचे वाली साइड पैरेललोग्राम की। बहुत ही बढ़िया, इसको थोड़ा सा नीचे से दिखाते हैं। और ये हो गया हमारा वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को यहां प्लेस कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, पहले तो दो वेक्टर यहां पे कोई पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बने, इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, अगर आसान भाषा में बोलो तो आपको दोनों वेक्टर की टेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाए उस तरह से अरेंज कर देना है।
जैसे आप इस दो वेक्टर की टेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए उस तरह से अरेंजमेंट करोगे तो अपने आप वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बन जाएगी। यस और नो? तो करना कुछ भी नहीं, दो वेक्टर लो जिसका एडिशन करना है, उन दोनों को आप क्या करो, उन दोनों को आप टेल टू टेल मतलब कि दोनों की टेल को ज्वाइंट कर दो, उस तरह से उसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए ये वेक्टर ए। सो दिस इज द वेक्टर ए, है ना। और ये हो गया हमारे लिए ब्लू कलर वाला जो भी है वो हमारे लिए वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर बी। अभी यहां पे ना मैंने यहां पे ए एंड बी लिखा है, मतलब कि मैं इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड के तौर पे देखना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे जो रिजल्टेंट निकालना होता है वो मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड के तौर पे देखना चाहते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, पूरी फिगर को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, ताकि नीचे हमारे पास स्पेस बच जाए। तो आपको करना क्या है, दो वेक्टर को उस तरह से ड्रॉ करो ताकि दोनों की टेल क्या हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे यहां पे तो इन दोनों की जो टेल है ना वो यहां पे कनेक्ट हो चुकी है। अब जैसे ही आप इस तरह से ड्रॉ करोगे ना तो अपने आप वो एक पैरेललोग्राम का की एडजेसेंट साइड बन जाएगी। दोनों पैरेललोग्राम की एक एडजेसेंट साइड बन जाएगी। कैसे बनी, तो भाई जरा देखो ना, इसको अगर मैं इसका ही मैं प्रोजेक्शन ले लूं, ध्यान से सुनना, इसका ही मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूं और इसको मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां पे ये वाले पॉइंट पे शिफ्ट कर देता हूं। और सिमिलरली ये जो ग्रीन कलर वाला जो वेक्टर है उसका भी मैं प्रोजेक्शन लेके उसको ऊपर शिफ्ट कर दूं तो भाई एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक पैरेललोग्राम यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसका भी प्रोजेक्शन ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, ये क्या हुआ भाई उत्तरी, हाँ हुआ सो मैं इसका भी यहां पे प्रोजेक्शन ले लिया और उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो एक सिर्फ प्रोजेक्शन है, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए इसको मैं इसीलिए डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं। ठीक है, इट इज जस्ट ए प्रोजेक्शन, इट इज जस्ट ए प्रोजेक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, डॉटेड लाइन से शो कर दिया। तो ये हो गया हमारे लिए वेक्टर बी का प्रोजेक्शन। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। एंड ये ग्रीन कलर वाला जो भी है इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, जी हां, ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है एंड जो डॉटेड लाइन ब्लू कलर वाली डॉटेड लाइन वो बी का प्रोजेक्शन है। तो अब आप देख सकते हो कि हाँ ये अभी पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यस और नो? तो एक्चुअल में हमारे वेक्टर ये है ए एंड बी, ये दोनों हमारे वेक्टर है। हमने उसको इस तरह से यहां पे अटैच किया, मतलब कि दोनों की टेल टेल अटैच हो जाए उस तरह से हमने इसको अटैच किया तो अपने आप वो दोनों क्या हो जाएंगे, किसी एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड बन जाएंगे। इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। तो बच्चों यही पॉइंट जहां से इन दोनों की टेल यहां पे कनेक्टेड है ना, वही पॉइंट से अगर आप ध्यान से सुना, अगर आप वही पॉइंट से जहां पे इन दोनों की टेल कनेक्टेड है वही पॉइंट से अगर आप कोई एक डायगोनल ड्रॉ करोगे ना बच्चों, तो ये जो डायगोनल होगा ना यही हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यही हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो बच्चों बहुत ही आसान है, ये मेथड को स्टडी करना बहुत ही आसान है। दो वेक्टर जिसका एडिशन करना है वो दोनों वेक्टर को उस तरह से कनेक्ट करो ताकि वो दोनों वेक्टर यहां पे किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बन जाए। ठीक है, तो जिस पॉइंट से वो उन दोनों की टेल अटैच हुई है वहां से अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वो डायगोनल क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट एडिशनल वेक्टर होगा। जैसा ना, बस यही होता है मेथड में। अभी इतने से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि आफ्टर ऑल ये आर का वैल्यू क्या आएगा वो हमें निकालना है कि नहीं, वो हमें यहां पे पता लगाना है, वो हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं ये आर का वैल्यू क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले तो ये पैरेललोग्राम को ना मैं थोड़ा नामकरण कर देता हूं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है हमारे लिए क्या है, लेट्स से ये ओरिजिन ओ है। ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं ए बोल देता हूं, ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं बी बोल देता हूं, ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं सी बोल देता हूं, है ना। तो ओबी क्या हुआ हमारे लिए, डायगोनल, है कि नहीं। ओबी जो भी होगा वो हमारे लिए डायगोनल होगा, मतलब कि व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज द वैल्यू ऑफ ओबी। ओबी जो भी होगा वही हमारे लिए ए और बी का रिजल्टेंट होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, चलिए
तो अभी वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। उसको निकालने के मैं क्या करता हूं, तो मैंने पहले यहां पे ये पता लगाया कि भाई ये ए और बी, जब भी मैंने वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को, जब भी मैंने दोनों की टेल को जोड़ा, दोनों की टेल टेल कनेक्टेड रहे, उस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया, तब इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना, तो मैंने ये पाया कि इन दोनों के बीच में एंगल बना था बच्चों थीटा। कितना बना था? थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना था वो थीटा था। कितना था? थीटा था। क्लियर है? तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा था। जरा सोच के मुझे बताना, अभी जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं उसको ध्यान में रख के जरा सोच के मुझे बताना। यहां से मैं एक और लाइन इस एक्सिस को मैं आगे बढ़ा देता हूं, यहां तक बढ़ा देता हूं, तो जरा सोच के बताना कि अगर ये एंगल, ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? जी हां, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है? ये जो डॉटेड लाइन है वो बी का ही तो प्रोजेक्शन है। हमने बी का ही प्रोजेक्शन यहां पे ड्रॉ कर लिया है कि नहीं? तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी होगा, क्योंकि वो प्रोजेक्शन है ना, डॉटेड लाइन क्या है? प्रोजेक्शन है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे यहां पे आर निकालना है, तो मैं एक और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स से कि मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहां से यहां तक का। ठीक है, तो थोड़ा घाटा हो गया, तो मैं यहां से इसका परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो मान लो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और वो परपेंडिकुलर को मैंने यहां पे नाम दे दिया। देखो ए बी सी, इसको मैं नाम दे देता हूं डी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया डी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता है कि भाई अगर मुझे आर निकालना है, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो यहां पे ट्राइंगल ओ बी डी, ये ट्राइंगल आपको दिखा क्या? ट्राइंगल ओ बी डी क्या है? राइट एंगल है। तो क्या हम यहां पे पाइथागोरस लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हो। आप आसानी से यहां पे पाइथागोरस का रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे आर निकालना है तो मुझे किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? मुझे यहां पे ट्राइंगल ओबीडी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट इज माय इंटेंशन इज, व्हाट इज माय एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जो यहां पे डायगोनल है। यस और नो? तो ये डायगोनल की वैल्यू निकालनी, इसी के लिए मैंने क्या किया, यहां पे थोड़ा प्रोजेक्शन वगैरह ले लिया। मैंने ये बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो मेरे लिए ये ओबीडी जो भी है वो क्या बनेगा? एक राइट एंगल बन जाएगा। यस और नो? और राइट एंगल बनेगा तो ये जो आर है ना वो क्या हो जाएगी? हाइपो। यस और नो? तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मैं ये आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? पाइथागोरस का जो रूल है, लॉ है, वो अप्लाई करके। ठीक है, तो मैं पाइथागोरस अप्लाई तो करना चाहता हूं, लेकिन यार उसके लिए मुझे ये बीडी चाहिए एंड मुझे ये पूरा ओडी चाहिए। यस और नो? अभी बीडी कितना होगा? बीडी कैसे पता लगा सकते हैं? तो क्या आपको ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है? ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये सीबीडी ट्राइंगल, सीबीडी दिखा है क्या आपको? ठीक है, तो ये सीबीडी ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखो, तो ये सीबीडी ट्राइंगल के लिए क्या मैं सीडी एंड बीडी की वैल्यू लिख सकता हूं? क्योंकि हमने ये देखा कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, है कि नहीं? अगर ये इसका मैग्नीट्यूड, ये साइड का मैग्नीट्यूड बी है तो उसके सामने वाली, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, तो उसके सामने वाली जो ये साइड हुई उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी। आफ्टर ऑल मैंने यहां पे जो लिखा है ना वो मैग्नीट्यूड लिखा है, मैंने यहां पे वेक्टर ऐसा सिंबल ड्रॉ नहीं किया है। मैंने आपको समझाया था, या तो वेक्टर को आप मोड में लिखो या फिर सिर्फ ए लिखो, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। यस और नो? तो मैं यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लगाना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। यस और नो? मैंने यहां पे जो ए लिखा है या फिर बी लिखा है वो क्या दिखा रहा है? वो मुझे मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। यस और नो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो देखो मुझे ओसी का मैग्नीट्यूड तो पता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लेंथ होती है ना वही मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। तो ओसी की वैल्यू तो ए के बराबर है कि नहीं? अगर मैं पूछूं कि भाई ओसी की लेंथ कितनी है, तो भैया ए के बराबर है, मैग्नीट्यूड के बराबर है। लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड शो करती है ना। अच्छा, ये बीसी की लेंथ आपको पता है? जी हां, वो किसके बराबर है? बी के बराबर है, क्योंकि वो किसके सामने वाली साइड है? ओ ए के सामने वाले, और ये पैरेललोग्राम है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ओ ए इज इक्वल्स टू सीबी। यस और नो? मतलब कि ओ ए जितना है उतना ही सीबी, मतलब कि वो कितना है? बी के बराबर है। तो अभी सवाल ये आता है कि नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीडी। अगर हम बीडी एंड सीडी निकाल सके तो आसानी से हम ये आर निकाल पाएंगे, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देख के। यस और नो?
तो पहले एक काम करते हैं कि यहां पे ये BD एंड CD क्या होगा वो पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं कौन से ट्राइंगल के ऊपर फोकस करूंगा, तो उसके लिए मैं ये छोटा वाला जो ये है ना CBD ट्राइंगल जो भी है वो भी तो राइट एंगल है, तो उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। ध्यान से देखना, तो फ्रॉम ट्राइंगल मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम ट्राइंगल CBD, फ्रॉम ट्राइंगल CBD, क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पे हाइपो किसके बराबर है, B के बराबर है कि नहीं, और ये BD जो भी है वो सामने वाली साइड, एंड CD जो भी है वो एडजेसेंट साइड है, यस और नो। तो क्या हम यहां पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा से हम BD एंड CD का पता लगा सकते हैं? जी हां, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। जरा देखो तो ये फ्रॉम ट्राइंगल CBD, ये वाले ट्राइंगल से अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं यहां पे साइन थीटा लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से मुझे बताओ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू सामने वाली मतलब कि BD डिवाइड बाय हाइपो, हाइपो मतलब कि CB, या फिर उसको BC बोलना तो BC बोल दो, ठीक है। तो यहां से हमें क्योंकि BD की वैल्यू चाहिए, तो भैया BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा भाई CB टाइम्स साइन थीटा, है कि नहीं। BD इज इक्वल टू CB टाइम्स साइन थीटा, लेकिन ये जो CB है, CB किसके बराबर है, CB का मैग्नीट्यूड कितना है, B के बराबर है कि नहीं। अभी यहां पे प्लीज गलती मत करना, ये B और ये B में अंतर है भाई, ये जो भी पैरेललोग्राम है उसका पॉइंट है, या सुनो, और ये जो B है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो कंफ्यूजन मत रखना कि सर यहाँ पे A और B क्या है, ठीक है। ये पॉइंट हमने ब्लैक कलर से जो इंडिकेट किया है वो पॉइंट दिखा रहा है, और ये जो B हमने ब्लू कलर से लिखा है या फिर ग्रीन कलर से लिखा है वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, यस और नो। तो BC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वाली साइड कितने मैग्नीट्यूड की होगी, तो B मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे CB को डायरेक्टली B लिख देता, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहां पे देखो हमें BD की वैल्यू मिल गई, BD की वैल्यू क्या आई, B साइन थीटा के बराबर। तो चलो लिख देते हैं, BD की वैल्यू आई हमारे पास, ये बाजू आई B साइन थीटा के बराबर, है ना। तो BD की वैल्यू आ गई हमारे पास B साइन थीटा के बराबर। उसी तरह से हम अगर CD लिखना चाहे तो CD कितना लिख सकते हैं, तो उसके लिए आप कॉस अप्लाई करो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपो। एडजेसेंट क्या है हमारे लिए CD, हाइपो क्या है हमारे लिए CB, है कि नहीं। तो यहां से हमें CD की वैल्यू पता लग जाएगी, तो भैया क्या होगा CD हो जाएगा CB टाइम्स कॉस थीटा, और CB कितना है, तो B मैग्नीट्यूड के बराबर, तो ये हो जाएगा B कॉस थीटा। तो आप यहां पे देख सकते हो कि CD की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, और वो कितनी आई, B कॉस थीटा के बराबर आई। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो चलो हमारे पास CD मिल चुका है, हमारे पास BD मिल चुका है, तो अब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेट हमारा एम क्या है, R निकालना, यस सुनो। ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल OB, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना, वही होगा हमारे लिए रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो अभी कौन सा ट्राइंगल देखते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है। OBD ट्राइंगल को देखते हैं। सो फ्रॉम द ट्राइंगल OBD, क्योंकि मुझे यहां पे समझ में आता है कि वो ट्राइंगल भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके लिए भी हम पाइथागोरस का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रॉम, यहां पे मैं लिखता हूं, सॉरी ऑटो से हो गया। सो फ्रॉम ट्राइंगल OBD, ट्राइंगल OBD अप्लाई दी पाइथागोरस लॉ, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई ये हाइपो का स्क्वायर मतलब कि OB का स्क्वायर, ध्यान से देखना, OB का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, क्या मैं लिख सकता हूं OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, जी हां, आप लिख सकते हो OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, है कि नहीं, यस और नो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, जी बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अभी बच्चों ये OB का स्क्वायर क्या है, OB का मैग्नीट्यूड कितना है, OB का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर, मतलब कि मैं इसको लिखूंगा R स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OD स्क्वायर, क्या आप देख सकते हो OD का स्क्वायर में OC प्लस CD लिख सकता हूं, OD टोटल कितना होगा, OC प्लस CD के बराबर होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहूं तो OC होगा A के बराबर एंड CD होगा B cos थीटा के बराबर, है कि नहीं। या फिर एक स्टेप ज्यादा लिखेंगे, मैं इसको लिखूंगा पहले तो OC प्लस CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, है कि नहीं। चलो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OC, OC का मैग्नीट्यूड कितना है, A के बराबर है। CD का मैग्नीट्यूड कितना है, तो भैया B cos थीटा के बराबर है, होल स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD कितना है, तो भैया B sin थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा B sin थीटा का होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व कर दो, तो इसका होल स्क्वायर वगैरह करते हैं, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको बच्चों पता ही है कि यहां से हम बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, ये वाली जो आखिरी वाली जो दो टर्म है उसमें से हम यहां पे बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, यहां से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो बी स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप समझ सकते हो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच्चों होता क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच्चों होता है 1, तो ये बचा सिर्फ बी स्क्वायर, उसको अगर मैं इसके साथ लिख दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं, यस और नो। तो बच्चों हमारे पास ये जो रिजल्टेंट का स्क्वायर आया वो कितना आया, इतना आया, लेकिन हमें उसको रिजल्टेंट का स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं रखना है, हमें उसको आर लिखना है, मतलब कि दोनों साइड पे हमें क्या करना है, अंडर रूट लेना है। सो बाय टेकिंग द अंडर रूट एट बोथ दी हैंड, मेरे पास अब आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू कुछ इतना आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा आर का वैल्यू अब कितना आएगा, तो आर का वैल्यू कुछ मेरे पास इतना आएगा, इसको मैं पूरा अंडर रूट में लिखूंगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब कि अगर आप दो वेक्टर का यहां पे एडिशन करोगे तो आपको रिजल्टेंट कितना मिलेगा, तो रिजल्टेंट भैया इतना मिलेगा, ठीक है। चलो इसको बॉक्स बना देते हैं, तो इसको हम थोड़ा बॉक्स बना देते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे कि हमें ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना आएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। बच्चों यहां पे एक और चीज आपको नोटिस करनी है बच्चों, ये जो हमने लिखा ना, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है, यहां पे ये जो ए है, ये जो बी है, तो ये जो सारी चीजें है ना वो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट इज द मैग्नीट्यूड। याद आता है कुछ हमने नोटेशन देखा था कि वेक्टर के केस में आप किसी मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाना चाहते हो तो या तो आप इसको मॉड के अंदर वेक्टर को पूरा दिखाओ या फिर सिर्फ ए लिखो, सिर्फ ए लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, यस और नो, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, यस और नो। तो यहां पे हमें जो ये फॉर्मूला से हमें जो मिलेगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, समझ में आ रहा है, ये जो आर का आंसर आएगा ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर ये फॉर्मूला के अंदर जो हमने प्लेस किया ना, चाहे ए प्लेस किया बी प्लेस किया, ठीक है, तो ये ए बी जो भी प्लेस किया वो मैग्नीट्यूड प्लेस किया है, तो मैग्नीट्यूड होके हमें फाइनली अंडर रूट से बाहर जो भी आंसर मिलेगा आर का वो मैग्नीट्यूड मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर का, मतलब कि आप जब भी ए और बी का आप एडिशन करोगे तो ये वाले फॉर्मूला से आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। देन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तो फिर डायरेक्शन कैसे मिलेगी, क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमें वहां पे होने चाहिए। एक वेक्टर को अगर आपको कंप्लीटली लिखना है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, तो अभी डायरेक्शन क्या निकलेगी, ये मैग्नीट्यूड तो हम ये वाले फॉर्मूला से निकाल लिए, ठीक है, ये तो आसान है, मैग्नीट्यूड तो ये वाले फॉर्मूला से निकाल लिए। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, तो डायरेक्शन भी बच्चों हम यहां से निकाल सकते हैं, कैसे कैसे, तो डायरेक्शन बच्चों याद रखना अभी से, डायरेक्शन हमेशा एंगल के फॉर्म में निकलती है, सीधी सी बात है कि अगर मैं विथ एक्स एक्सिस अगर मैं आपको कोई डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करूं तो आप समझ सकते हो कि मैं यही बोलूंगा कि भाई एक्स एक्सिस से आप इतना घूम जाओ तो वो डायरेक्शन में आपको ये वेक्टर मिलेगा। कहीं ना कहीं आप जरा दिमाग लगाओ तो कभी भी हम जब भी डायरेक्शन दिखाने की बात करते हैं तब हम कहीं ना कहीं एंगल का ही यूज करते हैं कि भाई यहां से ना इतना डिग्री घूम जाओ तो यहां पे आपको डायरेक्शन मिलेगी। इवन आपका जो कंपास है ना वो भी डायरेक्शन दिखाने के लिए एंगल शो करता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम ये वेक्टर जब भी आएगा तो वेक्टर के लिए डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, किसी भी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल। मान लो कि हमने इसको एक्स एक्सिस माना है तो भाई ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना ना उसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया,
मान लो ये एंगल बना अल्फा, बस वही अल्फा जो भी होगा ना वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन जब भी पूछे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो हमने ये वाले फॉर्मूला से ले लिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड मिल गया ना, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर को शो करना है तो वेक्टर को शो करने के लिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन कहां से आएगी, तो डायरेक्शन अभी पता लगानी पड़ेगी। ये सुनो, तो भाई ये वेक्टर जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आर है, उसने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो भी एंगल बनाया होगा ना, मैं इसको ऐसे बताऊंगा कि भाई ये जो इन दोनों का एडिशन होगा ना, ए और बी का जो भी एडिशन होगा, वो एडिशन का जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। ये वाले फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल घूम जाओ, वो वाली डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक है, तो अल्टीमेटली डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट दिस, फाइंडिंग द एंगल अल्फा। ठीक है, तो यहां पे चलो उसकी डायरेक्शन भी पता लगा लेते हैं। तो अब क्या देखने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, चलिए, तो ये डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, तो देखो बहुत ही आसानी से आप इसको पता लगा सकते हो। देखो मुझे ये अल्फा निकालना है, क्योंकि ये अल्फा ही होगी मेरे लिए रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर की डायरेक्शन। भाई ये आर वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया होगा ना, वो एंगल की वैल्यू ही मेरे लिए क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एडिशन करने से हमें मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना मिलेगा और उसकी डायरेक्शन होगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इतने एंगल पे। कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे। तो ये तरह, इस तरह से हम ये डायरेक्शन दिखा सकते हैं किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर की। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो अभी मुझे, मेरा इंटेंशन है अल्फा निकालना। अभी ये अल्फा कैसे निकालूं, तो जरा देखो, अल्फा निकालने के लिए भी मैं यही बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करता हूं। कौन सा वाला, ओबीडी। तो फ्रॉम दी ओबीडी ट्राइंगल जरा सोचो कि ये अल्फा मुझे निकालना है, तो क्या मैं टेन यूज कर सकता हूं, क्योंकि टेन अल्फा क्या होगा, बीडी अपॉन ओडी, है कि नहीं। क्योंकि मुझे बीडी भी पता है, मुझे ओडी भी पता है, तो मैं आसानी से यहां पे टेन अल्फा का यूज करके मैं यहां पे अल्फा निकाल सकता हूं। तो वापिस यहां पे मैं वही बड़ा वाला यहां पे ट्राइंगल यूज करूंगा। तो फ्रॉम फ्रॉम ट्राइंगल ओबीडी, फ्रॉम ट्राइंगल ओबीडी मैं यहां पे आसानी से लिख सकता हूं कि टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, सामने वाली मतलब कि बीडी डिवाइड बाय पास वाली मतलब कि ओडी। और क्योंकि मुझे पता है कि भाई ओडी को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा बीडी अपॉन ओडी को मैं लिख सकता हूं ओसी प्लस सीडी। तो ये हो जाएगा ओसी प्लस सीडी। ठीक है, तो अब वैल्यू प्लेस करो भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी, बीडी की वैल्यू होगी बी साइन थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओसी, ओसी की वैल्यू है ए, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीडी, सीडी है बी कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहां से टेन अल्फा की वैल्यू क्या आई, तो मेरे पास टेन अल्फा की वैल्यू कुछ इतनी आई, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन मुझे तो अल्फा चाहिए ना, तो मैं अल्फा की वैल्यू कैसे लिखूंगा, तो टेन को वो वाली साइड पे लेके जाओ, तो टेन हो जाएगा टेन इनवर्स, ये सारी चीजें चली जाएगी ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, है कि नहीं, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर। तो मतलब कि इसको भी हम बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि ये भी हमें याद रखना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा बॉक्स। ओ सॉरी, तो ओ ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए बॉक्स, बक्सा। तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एक है मैग्नीट्यूड एंड दूसरा है डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के लिए अगर कोई आपको पूछे कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा एडिशन के लिए, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, and it is the direction of r vector.
डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। और अगर मुझे कोई बोले कि भाई ये आर वेक्टर है क्या, तो भाई ये तो यही कहानी होगी कि पूरी स्टोरी खत्म हो गई और आप पूछ रहे हो कि सर ये आर वेक्टर है क्या। भाई सिंपल सा आर वेक्टर है क्या, आर वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आर वेक्टर है क्या, तो आर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का सिर्फ एडिशन है। ठीक है, तो ये आर वेक्टर है क्या, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एडिशन है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत करो कि अभी आप पूछोगे सर ये आर वेक्टर है क्या। भाई आर वेक्टर क्या देख रहे हैं हम, देखो ना वेक्टर एडिशन देख रहे हैं, वेक्टर एडिशन की ये सेकंड मेथड देख रहे हैं। यस और नो? तो यहाँ पे ये जो वेक्टर आर है वो क्या है, ए और बी का एडिशन है। यस और नो? तो ये हो गई पैरेललोग्राम मेथड। अभी इट इज द वाइडली यूज्ड मेथड, क्योंकि हमें ना क्या होता है कि दो वेक्टर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे हमेशा एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे जो दो वेक्टर दिए जाएंगे उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया जाएगा। बोला जाएगा कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 3 है और इसका मैग्नीट्यूड 4 है, और इसके इन दोनों के बीच का एंगल ये जो थीटा है ना वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको करना क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का एडिशन परफॉर्म करना है, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपको क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और ये वाला फॉर्मूला जो भी है उसको यूज करके आपको इसकी डायरेक्शन पता लगा लेनी है। बस इतना ही करना है। यस और नो? तो बहुत ही सिंपल है। ग्राफिकल मेथड में क्या था, ग्राफिकल मेथड में ना आपको वेक्टर को ग्राफिकली स्केल वगैरह लेके कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना, तो इस तरह से आपको पहले उसको स्केल वगैरह लेके ड्रॉ करना पड़ता था, और ड्रॉ करने के बाद जो भी आपको रिजल्टेंट मिलता था उसकी भी लेंथ को मेजर करना पड़ता था, और वो हिसाब से आपको आपने जो स्केल ली है उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करना पड़ता था। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे सीधा अभी मैं बोलूं ना तो ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो सीधा क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल लो, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन निकालो, बात खत्म। कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो? इसीलिए पैरेललोग्राम मेथड वाइडली यूज्ड मेथड है। और कैसे परफॉर्म करनी है ये मेथड, वैसे तो आपको सिर्फ ये मैग्नीट्यूड का निकालने का ये फॉर्मूला एंड ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला, सिर्फ दो फॉर्मूला याद ही रखने हैं, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन थियरी में आती है तो सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। लेकिन क्या याद रखना है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड में आपको याद क्या रखना है, कुछ भी नहीं। ये मेथड क्या बोलते हैं, आपको भाई दो वेक्टर जिसका आपको एडिशन करना है, वो दो वेक्टर को आपको क्या करना है, किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बनानी है। यस और नो? मतलब कि जो दो वेक्टर का आपको एडिशन करना है उसको इस तरह से अरेंज करो ताकि वो दोनों वेक्टर क्या हो जाए, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बन जाए। और मैंने उसको उसके लिए भी आपको समझाया कि क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई, दो वेक्टर को उनकी टेल टेल कनेक्ट हो जाए उस तरह से आप इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, कैसे ड्रॉ कर दो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों की टेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए उस तरह से आप उसको कनेक्ट कर दो। तो जैसे कनेक्ट कर दोगे ना, उस आपने आप वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड की तरह बन जाएगी। यस नो? तो करना कुछ भी नहीं है कि भाई ये दोनों वेक्टर को टेल टेल, दोनों वेक्टर की टेल टेल आपको कनेक्ट करनी है। जैसे ही कनेक्ट किए तो ये दोनों जो भी साइड हो जाएगी वो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बन जाएगी। अभी क्या करना है, तो अभी ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, मतलब कि ए का प्रोजेक्शन ऊपर ले लो एंड बी का प्रोजेक्शन उसके सामने ले लो, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, तो भाई जिस पॉइंट पे दोनों की टेल कनेक्टेड है वहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो डायगोनल बनेगा ना बच्चों, वही होगा हमारे लिए ये ए और बी के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। ये कहानी है पूरी पैरेललोग्राम मेथड की। ये सुनो, आलू ले लो, कांधा ले लो, पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये हो गई सेकंड मेथड, दैट इज द पैरेललोग्राम मेथड। अभी लास्ट मेथड, दैट इज द ट्रायंगल मेथड। आप यहां पे नोटिस करना, यहां पे हमने क्या किया, दोनों वेक्टर को टेल से टेल कनेक्ट किए, टेल से टेल कनेक्ट किए। यस नो? और एस इस तरह से कनेक्शन किया ताकि वो दोनों क्या हो जाए, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हो जाए। तो टेल से टेल जोड़ो, टेल से टेल मिला। यस नो? तो वो एक पैरेललोग्राम मेथड बन जाएगी। ट्रायंगल मेथड में क्या होगा, तो भैया ध्यान से देखना, ये फॉर्मेट को देख लो, ये दोनों फॉर्मेट को देख लो, आंसर आपको वहां पे भी वही मिलने वाला है, दोनों सेम आंसर पॉइंट आउट करेंगे, बस मेथड अलग होगी।
यहां पे क्या किया हमने, टेल से टेल को जोड़ा, यस नो। ट्रायंगुलर मेथड में क्या करेंगे, आइए देखते हैं ट्रायंगुलर मेथड में क्या करेंगे। पैरेललोग्राम मेथड में टेल से टेल जोड़े, ट्रायंगुलर मेथड में क्या करेंगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज द ट्रायंगुलर मेथड। चलिए देखते हैं ट्रायंगल मेथड क्या बोलती है। देखो मैंने वही दोनों वेक्टर को लिया है जो मैंने ये वाले क्वेश्चन में लिया था, ठीक है। सो ट्रायंगुलर मेथड ये इस तरह से आपको बोलती है, ये बोलना चाहती है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the third side will give the magnitude of resultant vector with direction in opposite order। ठीक है, नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, ध्यान क्या रखना है यहां पे हम टेल को टेल से जोड़े थे, यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको ध्यान से देखना क्या बोला है। If two vectors are the two sides of a triangle taken in the same order, मतलब कि ये दो वेक्टर जिसका एडिशन परफॉर्म करना है ना, उसको आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है ताकि वो सेम ऑर्डर में आने वाली ट्रायंगल की दो साइड बन जाए। मतलब कि मैं आपको समझाता हूं, मैं यहां पे a प्लस बी करना चाहता हूं, तो जैसे ग्राफिकल मेथड में हम किए थे ना, बस उसी तरह से पहले a वेक्टर को उठाओ यहां से और ड्रॉ कर दो। तो मैंने ये ए वेक्टर को उठाया और इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर बी वेक्टर को उठाओ, इसको भी ड्रॉ करो। इस तरह से ड्रॉ करना है ताकि वो दोनों क्या हो जाए, सेम ऑर्डर में आने वाली किसी ट्रायंगल की साइड बन जाए, दो साइड बन जाए, ठीक है। इस तरह से आपको इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ए वेक्टर, और ऊपर जो भी ड्रॉ किया है उसको हमने बी वेक्टर बोला है, ये हमारा बी वेक्टर है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड बी है और ये ग्रीन कलर वाला है उसका मैग्नीट्यूड ए है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई ये दोनों वेक्टर जिसका एडिशन परफॉर्म कर रहा है उसको इस तरह से ड्रॉ किया ताकि वो दोनों क्या हो जाए, सेम ऑर्डर में आने वाली, ध्यान से देखना, ए के बाद ये आई तो सेम ऑर्डर में आने वाली दो साइड बन जाए, किसकी, ट्रायंगल की, ठीक है। ट्रायंगल तो सर बना नहीं, अभी बनेगा ना, देखो ट्रायंगल की थर्ड साइड बाकी है, ये दो साइड तो बन गए, ऑर्डर सेम है, जी हाँ। देखो ए के बाद बी, ये सुनो एरो को देखो, एरो इस तरह से अटैच होने चाहिए ताकि आपको ये दोनों साइड ना सेम ऑर्डर में आने वाली साइड दिखे, या सुनो एरो के हिसाब से इसके बाद ये आनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपको दिखे। या फिर नहीं समझ में आता है तो यहां पे ऐसा समझो कि भाई पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दो, ठीक है, जैसा हम ग्राफिकल मेथड में किए थे वैसे पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को, ध्यान से देखो यहां पे कनेक्शन कैसे हुआ, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में, अब तो समझ में आया, ये सुनो, बस उस तरह से आप ये कनेक्शन कर दो। यहां पे क्या किए थे, दोनों की टेल को कनेक्ट किए थे, ठीक है। यहां पे क्या करना है, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन से होगा क्या पता है, ये दोनों वेक्टर हो गए ना, वो ट्रायंगल की सेम ऑर्डर में आने वाली दो साइड हो जाएगी। अभी तीसरी साइड जो भी होगी ना वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगी, लेकिन वो यहां पे देखो अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब कि तीसरी साइड को यहां पे ड्रॉ तो करना है, तीसरी साइड जो भी होगी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए मुझे तीसरी साइड में मुझे यहां पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी तीसरी साइड, है ना, ये हो गई हमारी तीसरी साइड, थर्ड साइड, ठीक है। तो ये जो थर्ड साइड हुई ना, ये हमारे लिए क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर होगी, यस नो। तो ये जो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब कि आपने ये दो साइड के लिए ऑर्डर कौन सा चुना, तो देखो यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो उस हिसाब से तीसरी साइड ये ऑर्डर में ये डायरेक्शन में आनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, तीसरी साइड जो भी ड्रॉ करोगे वो अपोजिट ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये तीसरी साइड को आपको ये डायरेक्शन, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन में आपको लेके जाना है। तो आपको ये तो कुछ ऐसा ही लगा ना कि जो ग्राफिकल मेथड में होता था। भाई ग्राफिकल मेथड में भी तो यही होता था कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट करो, तो पहले वेक्टर की टेल के साथ अगर आप दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट करोगे तो वो होगी आपकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन।
तो बात तो वही हुई ना, जो ग्राफिकल मेथड में होता था वही यहाँ पे दिखा। यस और नो भाई, पहले तो क्या करो, ए वेक्टर के हेड के साथ बी वेक्टर की टेल कनेक्ट हो, ऐसे कनेक्शन कर दो। उसके बाद क्या करना है, ए वेक्टर पहले वाले वेक्टर की टेल को अब दूसरे वाले वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट कर दो। तो ये जो डायरेक्शन हुई वही होगी हमारी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। बस घुमा फिरा के यहाँ पे सेंटेंस में आपको घुमा दिया है, बाकी है ग्राफिकल मेथड जैसा ही। यस और नो, बस घुमा फिरा के आपको घुमा दिया है कि भैया ये ट्राइंगल बना, बहुत ही बढ़िया ट्राइंगल बना, दो वेक्टर को ऐसे कनेक्ट करना है ताकि वो सेम ऑर्डर में आते हो, और तीसरी साइड को ऐसे कनेक्ट करना है ताकि वो अपोजिट ऑर्डर में आते हो। मतलब कि अगर आप ये ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हो तो तीसरी साइड ये ऑर्डर में नहीं लेके जानी है, आपको ये डायरेक्शन में लेके जानी है। बस इतना ये दिखा रही है, ठीक है। घुमा फिरा के आपको कान यहां से यहां पकड़ा दिए, बस है कुछ भी नहीं। और मजे वाली बात यह है कि अगर आप इसके ऊपर से अगर वो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला निकालोगे ना, तो जो आगे आया था ना वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलिए तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या है, आर निकालना। तो ये आर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो चलिए इसको एक्सिस पे आगे खींच लेते हैं। सॉरी, ये रेड कलर नहीं लेना था, हमें ब्लैक कलर लेना था। सो इसको मैं एक्सिस पे आगे खींच लेता हूं। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से दो, ध्यान दो, यहां पे हम कौन सा एंगल चूज किए थे, ए और बी के बीच का एंगल को हम थीटा बोले थे, है ना। ए और बी के बीच का एंगल को हम थीटा बोले थे। तो यहां पे भी देखो ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, थीटा होगा। तो बात वही हो रही है, देखो वहां पे भी ऐसा ही किए थे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बनेगा, है ना। आप देखो ध्यान से, स्टोरी इतनी चलेगी अभी। ये पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन ट्राइंगल है, तो ये स्टोरी अभी इतनी चलेगी। मतलब कि ये वाला सेक्शन है ना, उसी को बस ऑब्जर्व करना है। यही होगा हमारा ट्रायंगुलर मेथड, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए, आर निकालने के लिए मैंने क्या किया, तो आर निकालने के लिए मैंने पहले तो ये पता लगा लिया कि भाई ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ये वाला थीटा है। ध्यान देना है, यहां पे जो थीटा होता था वो ये वाला एंगल होता था, लेकिन उसी का प्रोजेक्शन हम यहां पे भी लिए थे। बस यहां पे भी वही देखना है कि ए और बी के बीच का एंगल जो भी होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो भी बनेगा, ये वाला एंगल मत लीजिएगा, ये वाला एंगल लेना है, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल लेना है। मान लो कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, मान लो कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो हमें ये वाला एंगल थीटा लेना है, ठीक है। थीटा ले लिया, अभी क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। भाई यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ठीक है, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ताकि हमें ये ट्रायंगल ना राइट एंगल जैसा दिखे। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट। ये हो गया, मान लो लेट से इसको मैं एम बोल देता हूं, ओ सॉरी पी बोल देता हूं, लेट से इट इज पी। इसको मैं बोल देता हूं क्यू, लेट से इट इज क्यू। और इसको मैं बोल देता हूं आर, तो लेट से इट इज आर, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो ओ पी क्यू, ये जो ट्राइंगल बना ना, ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये हमारे लिए क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कि नहीं। तो कहानी तो वही हो गई। देखो ध्यान से, ये ए और बी के बीच का एक्स एक्सिस वाला एंगल कितना आया, थीटा आया। स्टोरी वही रिपीट हो रही है, ध्यान से देखोगे तो स्टोरी वही रिपीट हो रही है। उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे वहां पे सॉल्व किए थे। मुझे निकालना है आर, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाइथागोरस लॉ को अप्लाई करूंगा। लेकिन उससे पहले हम पी क्यू कितना होगा एंड आर क्यू कितना होगा वो हम यहाँ पे पता लगा लेते हैं। अभी मैं डायरेक्टली लिखूंगा व्हाट इज बीडी, जितना बीडी यहाँ पे है उतना यहाँ पे पी क्यू होगा, क्योंकि हमने सिर्फ नाम चेंज किया है। तो पी क्यू कितना हो जाएगा हमारे लिए, बी साइन थीटा, है ना। तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा। एंड आर क्यू कितना होगा, तो हमारे लिए ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो बात खत्म। देखो यहां पे ट्राइंगल ओ पी क्यू को देखो, बड़ा ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो ध्यान से देखोगे तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, भाई ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, है कि नहीं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी, ओपी कितना है, आर के बराबर। तो ये आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर कितना, तो भैया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, मतलब कि ओ आर प्लस आर क्यू, है ना, का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ओ आर, ओ आर कितना है, तो भैया ए है,
ये आर क्यू कितना है, आर क्यू कितना है, तो भैया बी कॉस थीटा के बराबर है। तो ये हो गया बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से आप बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर को मैं पहले लिखता हूं प्लस, आप समझ सकते हो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, चलो नहीं लिखते, स्टेप ज्यादा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो जरा देखो तो कहानी तो सेम आई ना, जैसे वहां पे थी वैसी ही कहानी यहां पे भी चली। मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों आर क्या हो जाएगा, आर इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट में, आप समझ सकते हो वही फॉर्मूला वापस आपके पास आया। इसीलिए मैं आपको बोला था कि सिर्फ कान उल्टा पकड़ाया है, बाकी मेथड कोई भी हो, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला तो वही आएगा जो वहां पे आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, है ना। तो हो गया ये पॉइंट, बात खत्म। तो यही तो हमें निकालने को बोला था रिजल्टेंट, तो वो हम निकाल लिए, मतलब कि इसको बॉक्सा बना देते हैं, बॉक्स के अंदर प्लेस कर देते हैं ताकि हमें ये फॉर्मूला याद हो। तो आई होप सो कि अभी ये समझ में आ गया कि चाहे मेथड ट्रायंगुलर बोला जाए या मेथड पैरेललोग्राम बोला जाए, भाई रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर, है ना। तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तो भैया डायरेक्शन क्या होगी, तो चलिए डायरेक्शन के लिए हम यहां पे क्या बोलेंगे, डायरेक्शन के लिए ये आर वेक्टर ने भाई एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया होगा, लेट से उसने एंगल बनाया है अल्फा, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां से मैं डायरेक्टली लिखता हूं अभी tan अल्फा इज इक्वल्स टू सामने वाली मतलब कि पी क्यू डिवाइड बाय पास वाली मतलब कि ओ क्यू, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, दैट इज बी साइन थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ क्यू, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे अल्फा क्या हो जाएगा, सो अल्फा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन, है ना। तो जरा देख लो तो भाई, वही फॉर्मूला वहां पे भी मिला था, वही फॉर्मूला हमारे पास यहां पे भी आया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चाहे आप इसको ट्रायंगुलर मेथड बोलो या पैरेललोग्राम मेथड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, फॉर्मूला तो दोनों के लिए सही है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। आई बात समझ में, ठीक है। जहां पे आर वेक्टर क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जहां पे आर वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। क्लियर है। तो चाहे डायरेक्ट आप ट्रायंगुलर मेथड बोलो या फिर चाहे आप पैरेललोग्राम मेथड बोलो, भाई बात तो एक ही है। फर्क क्या है, यहां पे ट्रायंगुलर मेथड में वो बोलते हैं कि भाई दो वेक्टर को ऐसे कनेक्ट करना है ताकि आपको दोनों वेक्टर किसी एक ट्रायंगल की सेम ऑर्डर में आने वाली दो साइड दिखे, तो तीसरी साइड जो भी होगी अपोजिट डायरेक्शन वाली, वो आपको रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और यहां पे पैरेललोग्राम में क्या बोले, तो पैरेललोग्राम में ऐसा बोले कि भाई दो वेक्टर को आपको इस तरह से ड्रॉ करना है ताकि उन दोनों की टेल एक साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि वो दोनों क्या दिखे, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दिखे। ठीक है। तो उनका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, हमारे लिए रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो देखो यार, यहां पे ना सेंटेंस वगैरह आपको घुमा दिया गया है सेंटेंस में, ठीक है, बाकी है कुछ भी नहीं, दोनों सेम ही है। इसको जिस तरह से सॉल्व किए
उसी तरह से यहां पे भी सॉल्व किए, बस यहां पे क्या था, वहां पे पैरेललोग्राम इस तरह से था, ठीक है, बस यहां पे वो पैरेललोग्राम है नहीं, वहां पे भी हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम तो था लेकिन उसका प्रोजेक्शन यहीं पे लिया था, ठीक है, इसीलिए हम वहां पे डॉटेड लाइन दिखाए थे, लेकिन प्रोजेक्शन लेके इसी तरह से हम इसको सॉल्व किए थे, बाकी कुछ भी नहीं है, दोनों सेम मेथड है। इसलिए मैं बोलता हूं चाहे आप इसको ट्रायंगुलर मेथड बोलो या फिर पैरेललोग्राम मेथड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला एंड ये वाला डायरेक्शन एंड ये पता लगाने का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया है। तो चलिए इसके रिलेटेड हम यहाँ पे हमारा सॉल्व एग्जांपल 4.1 भी देख लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, चलिए देखते जाओ क्या बोला है यहाँ पे। रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, अच्छा ऐसा बोला है क्या? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे फिगर आपको क्वेश्चन के अंदर ही दी गई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन। सीधी सी बात है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रेन को दिखा सकते हैं ना, क्या आप रेन को नीचे से ऊपर दिखाओगे? भैया क्या धरती माता के अंदर से रेन निकलता है कि ऊपर से नीचे आता है? ऊपर से नीचे आता है, तो जो रेन की डायरेक्शन होती है वही हमें प्रैक्टिकली दिखानी पड़ती है। आप ऐसा मत पूछना कृपा करके कि भाई सर ये वीआर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों दिखाया। अरे भाई रेन कैसे गिरती है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती है, तो जो नेगेटिव वाई एक्सिस होगी वही रेन की डायरेक्शन होगी, इसीलिए यहाँ पे रेन की वेलोसिटी आपको ये डायरेक्शन में दिखाई गई है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा ये वीआर कितना है, देखो यहाँ पे सीधा मैग्नीट्यूड दिया गया है 35 मीटर पर सेकंड, है ना, मैग्नीट्यूड दिया गया है। मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा वेक्टर वाला केस आएगा तो अगर आपको रिजल्टेंट कुछ निकालने को बोलेंगे तो ऐसे केस में आपको ना यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाएगा। आइडियली ये जो वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे बोला है स्पीड, लेकिन वो क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वो जो रेन गिर रही है, रेन की जो बूंदे गिर रही है वो सारी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों सेम हो जाएंगे। यस और नो? इसीलिए मैं इसको स्पीड बोलूं या फिर वेलोसिटी बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये वीआर कितनी दी गई है, देखो 35 मीटर पर सेकंड, है ना, तो ये 35 मीटर पर सेकंड दिया गया है। आपको बोला है विंड starts blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकंड in east to west direction। मतलब कि थोड़े टाइम के बाद विंड यहां पे बहना स्टार्ट हो गई। विंड की स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में विंड का फ्लो है। यस नो? तो इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला, होल्ड हिज अम्ब्रेला, ठीक है। तो मतलब कि कोई बस स्टॉप पे एक बच्चा खड़ा है, वो बच्चा अपनी अम्ब्रेला को कौन सी डायरेक्शन में खोलेगा ताकि वो ये वाली रेन से बच जाए। देखो जब भी रेन अकेली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती थी तब मैं आसानी से बोल सकता हूं कि क्योंकि रेन की डायरेक्शन ये है तो बच्चे को रेन के अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को खोलना होता है, ठीक है। रेन अगर नीचे की डायरेक्शन में है तो बच्चे को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अम्ब्रेला को खोलना होता है कि नहीं? यस और नो? तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जिस डायरेक्शन में रेन गिरती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे को अम्ब्रेला खोलना है। यस और नो? तो यहां पे हमें ये पता लगाना है कि भाई ये रेन कौन सी डायरेक्शन में गिर रही। सर यहां पे बोला है ना कि रेन तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 35 नहीं बच्चों, जरा सोचो, क्या आप ये महसूस कर पा रहे हो कि अगर रेन नीचे की डायरेक्शन में है और एक विंड ये डायरेक्शन में है तो कहीं ना कहीं वो विंड की वजह से रेन कुछ एंगल पे गिरती नजर आएगी, है कि नहीं? जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो कि भाई ये डायरेक्शन में विंड का फ्लो है और रेन ये डायरेक्शन में गिर रही है, तो विंड क्या करेगी, यही रेन को ना ये कुछ एंगल पे लेके जाएगी। मान लो कि ये एंगल बनेगा थीटा, तो वो थीटा एंगल पे गिराएगी, ठीक है। विंड की वजह से रेन की डायरेक्शन जो वर्टिकली डाउनवर्ड है वो अभी कुछ एंगल पे आ जाएगी। महसूस हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में रेन दिखी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला को ओपन करना है। बात तो सिंपल है। तो पहले ये पता लगा लो कि भाई यहां पे रेन को कौन सी डायरेक्शन, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में रेन गिर रही है, ठीक है। पहले तो ये थीटा निकाल लो। यहां पे इन्होंने बताया कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ रेन गिर रही है थीटा एंगल पे, ठीक है, क्योंकि ये जो विंड है ना वो रेन को किसी थीटा एंगल पे लेके गए,
पहले ऐसा नहीं था, जब विंड फ्लो नहीं हो रही थी तब वो रेन ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गिर रही थी, क्योंकि अभी विंड ने क्या किया, इसको धक्का लगाया, रेन को धक्का लगा रहे, तो अभी ये जो विंड की वजह से रेन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन जो यहाँ पे दिखाई गई है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो रेन जो भी है वो ये डायरेक्शन में आएगी, है कि नहीं, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। बस तो हमें ये थीटा पता लगाना है कि भाई ये थीटा कितना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ध्यान से देखना कि अगर अगर ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा इसका प्रोजेक्शन आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, उसको ऊपर भी दिखाता हूं और इसको यहां से नीचे भी दिखाता हूं, एक्स एक्सिस पे भी दिखाता हूं, तो ये हो जाएगी हमारी कुछ एक्सिस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप ध्यान से समझ सकते हो, यहां पे आप समझना चाहते हो तो आसानी से समझ सकते हो कि भाई अगर अगर रेन ये डायरेक्शन में गिर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे खड़े बॉय को अपना छाता उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन में उसको अपना छाता खोलना पड़ेगा, उसको ये वाली डायरेक्शन में अपना छाता खोलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हो गई डायरेक्शन छाता खोलने की, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर ये थीटा है तो ये इसके सामने वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अगर मैं बोलना चाहूं तो बॉय को टूवर्ड्स द ईस्ट वर्टिकली वाई डायरेक्शन से थीटा एंगल पे अपना छाता खोलना पड़ेगा, है कि नहीं, है कि नहीं। सिंपल सी बात है ना। अगर मुझे कोई बोले कि भाई ये बॉय को अपना छाता कौन सी डायरेक्शन, अपनी अपनी अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में खोलनी पड़ेगी, तो भाई रेन ये डायरेक्शन में, तो उससे बचने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोलना होता है, ठीक है। तो रेन भाई गिर रहे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे, तो बॉय को अपना छाता कौन सी डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा, तो बॉय को अपना छाता ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है उससे टूवर्ड्स द ईस्ट ये वाली डायरेक्शन में थीटा एंगल पे खोलना पड़ेगा। मतलब कि थीटा निकाल लो तो आप सेंटेंस में इसका आंसर दे सकते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। अभी यहां पे सिर्फ डायरेक्शन निकालने को बोला है ना, मैग्नीट्यूड रेन का गिरने का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो तो निकालने को नहीं बोले, हमें सिर्फ थीटा निकालने को बोले हैं, तो हम थीटा के ऊपर फोकस करेंगे, हम सिर्फ थीटा के ऊपर फोकस करेंगे। तो जरा ध्यान से देखो ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो कि मैं इसी का प्रोजेक्शन, मैं यहां पे ऊपर वाला जो विंड की वेलोसिटी है उसी का प्रोजेक्शन अगर मैं यहां पे, उसी का प्रोजेक्शन अगर मैं यहां पे ले लूं ये डायरेक्शन में, तो आप समझ सकते हो यहां पे इसको मैं VW से दिखा सकता हूं, है कि नहीं। सीधा प्रोजेक्शन देखो ना, इसका सीधा प्रोजेक्शन हम यहां पे लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये थीटा एंगल मुझे निकालना है, तो क्या आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ये ट्राइंगल दिख रहा है, जी हां। तो वो ट्राइंगल के लिए थीटा क्या होगा, आप आसानी से यहां पे लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू सामने वाली मतलब कि VW डिवाइड बाई पास वाली मतलब कि VR, है कि नहीं, सामने वाली डिवाइड बाई पास वाली, है ना। ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो सामने वाली हो गई VW, पास वाली हो गई VR। क्या आपको ये सारी वैल्यू प्रोवाइडेड है, जी हाँ, ये सारी वैल्यू प्रोवाइडेड है। तो सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। व्हाट इज द वैल्यू VW, विंड की वेलोसिटी कितनी है, तो भैया 12 मीटर पर सेकंड है। रेन की वेलोसिटी कितनी है, तो भैया 35 मीटर पर सेकंड है। तो जरा कैलसी वगैरह निकाल लो, 12/35 कितना होगा यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 35। तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी 0.3428, हमारे पास वैल्यू क्या आई 0.3428, है ना। तो ये हो जाएगी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.3428। बच्चों अगर आप यहां पे इसका एंगल निकालना चाहते हो, क्योंकि ये थीटा हमें निकालना, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 0.3428, है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0.3428, सॉरी ये 28 होगा, सो 28। और इसका tan मूल्य कितना आता है, तो करीब करीब 19 डिग्री इसका मूल्य आएगा, ठीक है। तो ये थीटा निकलेगा हमारे पास करीब करीब 19 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हो गया ये थीटा, ये वाला थीटा। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये वाला थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और ये हो गई कौन सी डायरेक्शन, अम्ब्रेला ओपन करने की डायरेक्शन, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन में रेन है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन किया जाता है कि नहीं। तो यहां पे ये बच्चे को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को ये ऊपर वाली ये एक्सिस जो भी है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री पे छाता खोलना पड़ेगा,
ठीक है, तो मैं यहां पे इसका आंसर कैसे देता हूं, ध्यान से देखना। मैं इसका सेंटेंस लिखता हूं, मैं यहां पे इसका पूरा सेंटेंस लिखता हूं। मैं सेंटेंस कैसे लिखता हूं जरा ध्यान से देखिएगा। द बॉय शुड होल्ड, द बॉय शुड होल्ड his umbrella in the vertical plane, in the vertical plane, sorry CAL आएगा, vertical plane at an angle of, यहां पे एक प्रॉब्लम है ये सॉफ्टवेयर में ना, ऑटो से वो बीच में आ जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। एट एन एंगल ऑफ 19 डिग्री with the vertical towards its, with vertical towards east। है ना, तो सिंपल है, क्योंकि रेन देखो ये एक्सिस है, समझा देता हूं, ये एक्सिस पे ये डायरेक्शन में रेन ये डायरेक्शन में गिरती नजर आएगी, तो बच्चे को क्या करना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोलना है कि नहीं। मतलब कि उसको ये वर्टिकल एक्सिस, ये वाई एक्सिस से ये डायरेक्शन में कितने डिग्री, 19 डिग्री पे उसको छाता खोल लेना है, तो वो बच्चा रेन से बच जाएगा। क्योंकि ये एंगल भी कितना आया हमें, 90 डिग्री। तो हमने क्या पता लगा, रेन ये नेगेटिव वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो ये छाता जो भी उसको ओपन करना पड़ेगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितना डिग्री, उतना ही 90 डिग्री पे ओपन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, सिंपल है ना, आई बात समझ में। चलिए, तो यहां पे सिर्फ स्टोरी में यही पूछा था कि भाई बॉय को कितने डिग्री पे उसको छाता ओपन करना है, ठीक है। लेकिन अगर सोचोगे, अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई ये जो रेन गिरेगा, क्योंकि ड्यू टू दी विंड अभी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी 19 डिग्री पे आ गई होगी उसकी डायरेक्शन, तो भैया उसकी वेलोसिटी भी तो चेंज होगी, क्योंकि उसके पास अपनी भी स्पीड है और साथ में विंड की भी स्पीड है, दोनों स्पीड ऐड होके यहां पे रेन की स्पीड नजर आएगी। तो भैया इसका रिजल्टेंट स्पीड कितना होगा, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी, मतलब कि ये आर कितना होगा। अगर आपको ये पूछा जाए तो आप कैसे पता लगाओगे, तो जरा सोचो। इसी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हो। कौन सा वाला, ये रिजल्टेंट वाला हमारा ये फॉर्मूला यूज कर सकते। अगर यहां पे यही क्वेश्चन में अगर आपको कोई पूछे कि भाई व्हाट शुड बी दी वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज ऑब्जर्व्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉय, कि वो बच्चे को रेन की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, क्या 35, छी 35 थोड़ी ना, 35 प्लस विंड की वेलोसिटी होके आपको नजर आएगी, यस और नो। तो तब मुझे अगर कोई पूछे कि भाई ये रेन की वेलोसिटी बच्चे को कितनी नजर आएगी, तो उसके लिए अभी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी आर इंटू वी डब्ल्यू इंटू कॉस थीटा। बच्चों अगर देखने जाओगे तो यहां पे कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कि वी आर एंड वी डब्ल्यू के बीच का एंगल। जरा देखो तो यहां पे ये वाली मेथड में भी देखो, ये थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल था। तो यहां पे भी देखो ये थीटा क्या था, तो भाई ये ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल था, है कि नहीं। तो यहां पे भी क्या होगा, ये थीटा जो भी होगा वो थीटा ये वी डब्ल्यू एंड वी आर के बीच का एंगल, तो वी डब्ल्यू एंड वी आर के बीच का एंगल तो बच्चों मुझे यहाँ पे 90 दिख रहा है। तो यहां पे मैं थीटा क्या प्लेस करूंगा, वी आर और वी डब्ल्यू के बीच का एंगल, दैट इज दी 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, तो जीरो, ये जीरो हो गया, तो मतलब कि ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, यहां पे बचेगा सिर्फ इतना, अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आर कितना है, तो भैया 35, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ विंड वेलोसिटी, दैट इज 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो जरा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर क्या आएगा पता है, चलिए हम आंसर लेके आते हैं। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 मल्टीप्लाई बाई 35, 12 25, आप 25, 5 का स्क्वायर 25 और 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 12 25, तो ये हो गया अंडर रूट में 1225 प्लस
12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो 12 25 प्लस 144, तो आपके पास 1369 आएगा, 1369 आएगा, 1369। ये तो शायद 3 एंड हाँ ये 9, हाँ तो ये 37 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, आई एम श्योर कि वो 37 का अंडर रूट होगा। सो अंडर रूट में 1369, जी हाँ ये 37 का अंडर रूट हुआ। सो 37 मीटर पर सेकंड। मतलब कि उस बच्चे को, अगर यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि भाई ये जो रेन होगी उसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी, ड्यू टू दी विंड वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी होगी रिजल्टेंट 37 मीटर पर सेकंड। दो चीजें होती है ना, एक मैग्नीट्यूड लिखना होता है और एक एंगल होता है, तो यहाँ पे दो चीजें हमने पता लगाई। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों मेथड, पैरेललोग्राम मेथड एंड ट्रायंगल मेथड समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे।